इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ये क्या बने थे, प्रथम महानिदेशक बने थे। और यही कारण है कि इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी यानी कि भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके बाद 1902 में इस पद की जो गरिमा और बागडोर संभालते हैं जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1924 में कि हड़प्पा की जो डिस्कवरी थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी, इसकी घोषणा की गई। हालांकि हमें ये पता है कि 1921 में 1922 में हड़प्पा की यहाँ पर खुदाई हुई थी स्टार्ट, 22 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये श्योर कब हो पाए हम 1924 में, और हमने डिक्लेयर किया कि हमने विश्व की एक नई सभ्यता का खोज निकाला है। उसी तरीके से 1924 में जो मॉर्टिमर व्हीलर नाम का व्यक्ति था, ये जनरली फादर ऑफ सॉरी इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ऐसे महानिदेशक के तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं। अब जो मॉर्टिमर व्हीलर हैं, ये जनरली पेशे से क्या थे, पहले एक आर्मी में थे, तो इस वजह से इन्होंने इतिहास की जो भी परंपरागत डिस्क्रिप्शंस दिए गए थे इतिहास के अंदर, जो विवरण दिए गए थे, जो एक्सप्लेनेशन दिए गए थे, इनको उन्होंने आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से गढ़ने की कोशिश करी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ये कहूँ कि वेट हड़प्पा में भंडागार मिले हैं, अन्न भंडागार यानी कि ग्रेनरी मिली है, तो अन्य इतिहासकारों ने इसको ग्रेनरी माना है उन क्वार्टर्स को, लेकिन ये कहते हैं ग्रेनरी नहीं था, ये शास्त्रागार थे। ये क्या थे, शास्त्रागार। तो इस तरीके से इन्होंने देखेंगे या शास्त्रागार वगैरह डिपो जो होते हैं, वेपन्स डिपो होता है, ऑर्डिनेंस डिपो होते हैं, वो सब आर्मी में चलता है। तो मार्टिमर व्हीलर ने इन सब चीज की परिभाषा आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से करी, क्योंकि इनका पूरा जीवन आर्मी में ही गुजरा था। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख या शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। ये नाम याद रखा, एपिग्राफी। प्राचीन लिपियों का जो अध्ययन होता है, इसको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी। अब पैलियो का यहाँ पे मतलब भी होता है प्राचीन, जैसे हम पैलियो लेते हैं, एक एज की बात करते हैं ना, उस तरीके से। इंपॉर्टेंट चीजें हम वही देखेंगे, ये फालतू की चीजें तो हम सबको पता ही रहती है कि मोहरें क्या है, ये सब। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो एशिया माइनर के बोगजकोई यानी कि तुर्की नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है। अब देखो, सबसे पहले एशिया माइनर की लोकेशन क्या है, वो कह रहा है कि तुर्की को एशिया माइनर मानती है, तुर्की है। यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी होगा, और ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है। और तुर्की का एक जो शहर हो है छोटा सा, ये यहाँ पर बसा है, इस्तांबुल, इसकी राजधानी है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे प्राचीन जो इंस्क्रिप्शन से अभिलेख है, वो हमें मिलता है एशिया माइनर, तुर्की में एक जगह है वोगजकोई। ठीक है। अब इसमें की जो खोज है वो करी किसने थी, तो ये भी नाम कई बार बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा ह्यूगो बिंकलर। नाम क्या है, ह्यूगो बिंकलर ने। बर्थ 1907 में। अभी 1907 वही वर्ष है जब मुस्लिम लीग की स्थापना की, मतलब सूरत का जो विभाजन हुआ है ना कांग्रेस में, उस समय। ऐसे याद रखने के लिए है। भूगत कोई अभिलेख की लिपि जो थी वो थी कीलक या कीलाक्षर। अच्छा, ये कीला या कीलाक्षर क्या होती है, होता ये है कि इसका जो जिस मतलब टेबलेट जो होती है, एक गीली मिट्टी की टेबलेट बना ली जाती है, और नुकीली लकड़ी, एक नुकीली लकड़ी से, मान लो ऐसी नुकीली लकड़ी होती है ऐसी, ये एकदम यहाँ पे नुकीली दिख रही है, तो ये गीला अक्षर इसी को बोलते हैं। इसी से पर उस गीली टेबलेट के ऊपर जो वर्ड अक्षर उकेरे जाते थे, उनको कीलाक्षर बोलते थे। ठीक है। और इसकी जो लिपि तो हो गई कीलाक्षर या कीलक लिपि, लेकिन जो भाषा थी वो कौन सी थी, भारोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन। इसी अभिलेख में हम देखेंगे जो वैदिक देवता है, उनके नामों का वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि इंद्र का, वरुण। इंद्र हमें पता है प्रकृति के देवता है, वरुण जल के देवता है, मित्र सूर्य या फिर देवताओं के पिता, ये कुछ भी मान सकते हैं। नासत अश्विनी कुमार, ये जनरली चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। तो एक, दो, तीन और चार। ठीक है, ये चार देवताओं के हमें यहाँ पे नाम मिलते हैं, ये भी याद रखना। पूछ देगा ऑप्शन में कि पांच देवताओं के नाम मिलते हैं, नहीं चार के। यह हिट्टाइट या जो हिट्टाइट और मितानी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख में, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया। हुआ ये है, दो जो राजा हैं वहां पर, एक हिट्टाइट है और मितानी, आपस में जब वो एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, तो इन देवताओं के नाम उनमें अंकित होता है। ये संधि पत्र है यानी कि लड़ाई के समझौते के लिए। इसके अलावा एशिया माइनर जो बोगजकोई नाम की जगह भी हमने देखी, वहीं के नजदीक से किकुली अभिलेख भी वहीं से हमें प्राप्त होता है, उसी के निकट। इसके अलावा हम बात करें कि मिस्र में एक जगह है अल अमरना, वहां पर हमें अभी पता है मिट्टी की मोहरें यानी कि टैबलेट्स प्राप्त होती है, कुछ इस तरीके की होती हैं टैबलेट्स, मोहरें, जिनमें बेबीलोनियाई नरेशों का नाम है। अब जो बेबीलोन के जो नरेश हैं, हमें पता है बेबीलोन
दक्षिणी सभ्यता रहा है सुमेरियन सभ्यता की, है ना? जो ये जो सभ्यता रही है मेसोपोटामियन, उसका जो दक्षिणी हिस्सा रहा है, उसको हम बेबीलोन बोलते थे। तो बेबीलोन में से जो प्राप्त हुई हैं, उनमें कुछ सुल्तानों के नाम हैं। अब सुल्तानों के नाम वहाँ पे देखोगे कैसे है, अर्थमन्य, अर्जवीय, यशदत्त और सुतर्ण, ये सारे के सारे नाम ये वैदिक से लगते हैं। जैसे वैदिक, जैसे यशदत्त देखो, अर्जवेद लगना ना कि संस्कृत के नाम है। ये चीज़ है। आगे हम बात करेंगे, भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वो अशोक के माने जाते हैं। किसके? अशोक के माने जाते हैं, जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अशोक ने शासन अशोक गद्दी पर कब बैठा? 260 269 268 बीसी के अराउंड, राइट। हाँ, कुछ विद्वानों ने बस्ती जो उत्तर प्रदेश में है, कुछ से एक ये अभिलेख प्राप्त हुआ, इसको वो बोलते हैं पिपरा या पिपर हवा का कलश लेख, ठीक है। और अजमेर राजस्थान से प्राप्त बडली अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है। तो देखो, जनरली तो हम मानते हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो अधिक प्राचीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल में तो पिपर हवा का जो कलश लेख है वो अशोक से भी प्राचीन है। इसके अलावा हम दूसरा देखें, ये जो पेपर हवा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, राइट। तो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी जनरली जो थी। और इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? शाक्यों के द्वारा, ठीक है। और हमें ये पता है कि बुद्ध के जो अवशेष हैं वो किसमें? कलश में ही तो रखे गए थे। अब अशोक से पहले तो शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके टाइम के दो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश सॉरी, एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सौगोरा नाम की जगह है, वहां से प्राप्त होता है। और दूसरा महास्थान, जो कि आज बांग्लादेश में है, यहाँ से हमें ताम्रपत्र प्राप्त होता है। सॉरी, गोरखपुर से हमें ताम्रपत्र प्राप्त होता है, यानी कि सौगोरा से। और दूसरा जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है वो महास्थान, बांग्लादेश से प्राप्त होता है। ये अशोक के पहले के भी है। लेकिन अगर हम एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेगुलर बेसिस पे, यानी कि नियमित बेसिस पे, जो रॉक एडिक्ट्स हैं, जो अभिलेख हैं, वो चलाने की परंपरा वो स्टार्ट अगर किसी ने करी है, तो वो व्यक्ति का नाम है अशोक। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो अंतर है, ये आ कहाँ रहा है? अंतर आ रहा है एक तो अभिलेख स्टार्ट करने में और नियमित रूप से अभिलेख स्टार्ट करने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के सिर्फ दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, जबकि अशोक के जो अभिलेख है वो संख्या में बहुत अधिक है। जैसे कि पिलर अभिलेख है, स्तंभ लेख है, रॉक एडिक्ट्स है। तो ये बहुत अधिक संख्या में स्टार्ट किए हैं और रेगुलर बेसिस पे। भारत में सबसे अधिक अभिलेख जो है वो अशोक के हमें प्राप्त हुए हैं, वो भी कहाँ से? मैसूर कर्नाटक में। तो ऐसे याद रख लो, मैसूर मशहूर ही है अधिक अभिलेखों के लिए। आगे, पर्सिपोलिस, नक्सेरुक्तम और बेहिस्टून, इन अभिलेखों से हमें पता चलता कि ईरानी जो सम्राट था उसका नाम क्या था? डेरियस फर्स्ट या फिर दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी को पार करके और उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी घाटी पर अधिकार करने वाला कौन ईरानी था? तो डेरियस फर्स्ट। किन अभिलेखों से पता चलता है? तो पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्टून। नेक्स्ट रुस्तम अभिलेखों को डीएनए अभिलेख, यानी कि डीएनए इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। अब याद रखने का तरीका ये है, तो देखो, डीएनए से ही किसी व्यक्ति का नाक जो नक्श होता है वो पता चल सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये नक्श रुस्तम। अशोक के अभिलेखों की बात करें, तो क्या अशोक के अभिलेख उसके ओरिजिनल इनोवेशन थे? सबसे पहले बात ये होती कि क्या उसने दुनिया में पहली बार उसी ने सोचा था? द आंसर इज नो। बात ये है कि डेरियस ने, अब चूंकि डेरियस ये वाले जो अभिलेख पहले से लिखवा चुका था, परसिपोलिस, नक्सरुस्कम और बहिस्तून, इसी से प्रभावित होकर या इसी से इंस्पिरेशन लेकर अशोक मौर्य सम्राट अशोक ने भी अभिलेख जारी करवाने स्टार्ट करते हैं। अशोक की अगर बात करें तो रायचूर के कर्नाटक में जो एक जगह है, जो मास्की, दतिया में गुर्जरा, बेल्लारी में निट्टूर और बेल्लारी में ही उदयगोलम, इन अभिलेखों में अशोक का नाम हमें पता चलता है कि ये जो अभिलेख है वो किसने उत्कीर्ण करवाए हैं? अशोक ने, ठीक है। किन किन जगहों पर एक बार देखते हैं, मास्की, गुर्जरा, जिट्टूर और उदयगोलम पे। ये नाम कई बार याद रखिएगा, एग्जैक्ट ये नाम आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में कि इनमें से किन जगहों पर अशोक के जो नाम है वो मिलते हैं। तो मास्की, गुज्जरा, निट्टूर और उदिगोलम। अशोक के अधिकतर अभिलेख, अच्छा, अगर अशोक के अभिलेखों की लिपि की बात करें तो इसको याद रखने का तरीका है बाकु, बी से ब्राह्मी, ए से अरमाइक, के से खरोष्टी, यू से यूनानी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अशोक की लैंग्वेज की, भाषा कौन सी थी? तो गैप, GAP, ग्रीक,
अरमाइक और प्राकृत, ये 3 भाषा है, ठीक है? लैंग्वेज गैप होता है, तो गैप से लैंग्वेज और बाकू थी इनकी स्क्रिप्ट, BAKU। आगे देखेंगे, तो अधिकतर जो अभिलेख है, वो हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही प्राप्त होते हैं, ठीक है? किसमें? ब्राह्मी में। लेकिन अगर पश्चिमोत्तर में बात करेंगे, जैसे मान लो ये है, अगर हम यहाँ अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, ठीक है ना? खैबर पख्तूनख्वा, तो अफ़गानिस्तान में हमें इसका इनका मिक्स्ड लैंग्वेज में मिला है, यानी कि द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त होते हैं। और पाकिस्तान के रीजन में 2 एरिया है, एक है शहबाजगढ़ी और एक है मानसहेरा। यहाँ से हमें खरोष्ठी लिपि मिली है। बाकी यहाँ इस जगह से हमें मिली है ब्राह्मी लिपि और इस एरिया से हमें मिली है खरोष्ठी लिपि। तो वैसे भी पाकिस्तान कैसा है? खड़ूस है, तो खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान से मिली है, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हैं। आगे, पाकिस्तान में जो तक्षशिला है और अफगानिस्तान में जो लगवान है, यहाँ से हमें अरमाइक लिपि में भी क्या है, ये इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं। कहाँ-कहाँ से? तक्षशिला में और लगवान में। तो हम कैसे याद करेंगे? देखो, आगे, अफगानिस्तान स्थित कांधार के पास सरीकुना नाम की जगह है। यहाँ से द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किस-किस भाषा में? एक ग्रीक में और एक अरमाइक में। यानी कि एक यूनानी और अरमाइक, ये दोनों लैंग्वेजेस में प्राप्त है, तो हमने उनको बोल दिया ये द्विभाषीय है। ठीक है? मतलब एक ही इंस्क्रिप्शन पर 2 भाषाओं में लिखा गया है। जबकि तक्षशिला और लगवान से हमें मिला है किसमें? अरेमाइक में। आगे देखेंगे, कर्नूल नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर एक जगह है एरागुडी। एरागुडी अभिलेख से खरोष्ठी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों में मिले। अब अंतर जरा समझो, देखो, ये जो मिला है कंधार के सरेकुना से, कंधार अभिलेख जो है वो दुभाषीय है, दो भाषा भाषा अलग चीज है। और जो एरागुडी से मिला है, ये कैसा है? ये 2 लिपि में है। दोनों लिपियों में। कौन-कौन सी लिपि थी? अच्छा ये बताओ। एक ब्राह्मी है और एक कौन-सी है? खरोष्ठी लिपि। ये 2 लिपियों में। तो गांधार में द्विभाषी है और एरागुडी में द्विलिपि है। तो कैसे आर इसमें 2 आ रहा, तो ये 2 लिपि वाला है। तो 2 भाषाओं और 2 लिपि वाले अलग-अलग। इसे बुस्ट्रोफैडॉन शैली कहा जाता है और यह लेखन विधि क्रमशः दाएँ से बाएँ तथा बाएँ से दाएँ चलती है। बुस्ट्रोफैडॉन कैसे चलती है? जैसे आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, तो देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये लिखा हमने। फिर ऐसे लिखते हैं, माई नेम इज शिवम, ठीक है? तो पहले आप ऐसे गए, लेफ्ट टू राइट गए, अब फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, फिर आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ये विष्णु पैटर्न टेक्निक है। हड़प्पा में भी ऐसे ही लिखा गया था। खरोष्ठी लिपि ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई थी। तो पूछ लिया जाएगा खरोष्ठी लिपि किससे विकसित हुई थी, और क्या बोलेंगे? अरेमाइक से। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो जनरली मैंने क्या बताई थी, प्राकृत थी, ठीक है? तो जैसे एक चीज यहाँ पे ये समझ लो, जनरली जो और पूरे उसमें हुए, तो अशोक की जो भाषा, एक तो लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी प्राकृत, ठीक है? पाकिस्तान में बस जो लिपि हुई थी यहाँ पे, ये हो गई थी खरोष्ठी लिपि, ठीक है? लेकिन जो भाषा थी वो प्राकृत ही भाषा में चीजें रही हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में जो भी अभिलेख मिले हैं उनसे। आगे बात करेंगे, अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम जो खोज है वो 1700 साढ़े 1700 में की गई। किसके द्वारा? जोसेफ डिफेंथिलर के द्वारा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ी। तो सबसे पहले खोज तो करी है जोसेफ डिफेंथिलर ने, लेकिन लिपि का जो अध्ययन कर पाया है, समझ पाया है, वो नाम है जेम्स प्रिंसेप। इसके लिए ब्राह्मी एवं ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों का मदद ली गई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के अभिलेख पढ़े थे, उसने शुरुआत में ये मतलब समझ नहीं पाया कि अशोक के लिए लिखे गए हैं, अशोक जैसा कोई राजा था। तो उसने ये कहा, क्योंकि उसमें उपाधि जो दी गई थी ठीक है, वो पियदस्सी, जो पियदस्सी की जो उपाधि है, ये 3-4 राजाओं को प्राप्त है। तो उसने ये कनेक्ट कर लिया जेम्स प्रिंसेप ने कि ये जो अभिलेख है, ये श्रीलंका का जो शासक था तिस, वो भी बुद्ध धर्म का फॉलोवर था। ये उसके अभिलेख हैं, उसके द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं। वो ये समझने में फेल हो गया था कि एक्चुअल में वो जो पढ़ रहा है, वो जो शिलालेख है, वो अशोक के हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा। बाद में जो टर्नर नाम का एक व्यक्ति आएगा, कौन? टर्नर। टर्नर ने ये प्रूव किया, टर्नर ने इन अभिलेखों को अशोक से कनेक्ट किया और टर्नर ने बोला, यानी कि टर्नर ने हर चीज को टर्न कर दिया ये कह के कि ये जो अभिलेख हैं, ये तिस्य के नहीं है, जबकि किसके हैं? अशोक के। अब हम बात करेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख की।
तो सबसे पहले हमें रुद्रदामन की तारीख का पता होना चाहिए। ये जो तारीख ये लिखा गया है, ये लगभग 72 संवत या 150 एडी के अप्रॉक्स लिखा गया है, ठीक है? 72 संवत में या फिर 150 एडी आफ्टर डेथ, ठीक है? उसको अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि चूँकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत में लिखा गया है, विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है? और ये कहाँ का शासक था? उज्जैन का जो शक महाक्षत्रप था, वो था रुद्रदामन फर्स्ट। इसका जूनागढ़ अभिलेख, अब जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है तो हमें ये पता होना चाहिए इस एरिया में, ठीक है? ये जूनागढ़ है, जबकि वो शासन कर रहा है कहाँ पे? यहाँ पे उज्जैन में, इस एरिया में, ठीक है? तो ये चीजें उसके अंडर में, ये जो राज्य था, ये वाला जो एरिया था उसके अंडर में आ गया था। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि दूसरी सदी ईसवी का है। ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है। दूसरी सदी ईसवी का मतलब कब का है? 150 एडी का है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी सदी में संस्कृत का जो बोलचाला है, यानी कि जो बोलबाला है, इंस्क्रिप्शंस में वो आ गया था, ठीक है? और इनके साथ में भी हम देखेंगे सातवाहन के जो भी अभिलेख हैं, वो प्राकृत में भी लिखे गए हैं और संस्कृत में भी लिखे गए हैं, ठीक है? दोनों में लिखे गए हैं, याद रखिए सातवाहनों ने संस्कृत को भी आश्रय दिया है, प्राकृत को भी आश्रय दिया है। अगर हम बात करें उसी तरीके से संस्कृत भाषा की शुरुआती जो इंस्क्रिप्शन की जो सबसे प्राचीन संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है दक्षिण भारत में, वो हमें मिल रहा है चेब्रोलू गांव है आंध्र प्रदेश में, लगभग 207 एडी का मिला है। और ये उत्तर भारत में लगभग हमें 150 एडी में मिल रहा है ये, ठीक है? और ये भी जो चेब्रोलू विलेज का जो इंस्क्रिप्शन मिला है संस्कृत में, वो किसके समय का है? सातवाहन एज का है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि सातवाहनों ने किसने प्राकृत को भी प्राश्रय दिया है और साथ में संस्कृत को भी दिया है? तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये चंपू शैली यानी कि गद्य और पद्य मिश्रित में लिखा गया पहला अभिलेख है, ठीक है? ये किस में लिखा गया? गद्य में भी और पद्य में भी। अच्छा, अब गद्यांश क्या होता है? कहने का मतलब लिटरेचर टाइप, और पद्य होता है मतलब गा के गाया जाने वाला, ठीक है? हाँ, पद्य मतलब कि पोएट्री की सेंस में। इसी को हम चंपू शैली कहते हैं। चंपू शैली में और भी अभिलेख लिखे गए हैं, जैसे कि हम देखेंगे जो कौशाम्बी में का जो लेख था, जिसको हम बाद में प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, वो काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना कहाँ पे हमें मिलता है? जूनागढ़ लेख में मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? जेम्स प्रिंसेप ने ही इसको 1838 में इसका संपादन किया, यानी कि इसको पब्लिश किया था जूनागढ़ अभिलेख को। और इसकी तिथि शक संवत 72 या 150 ईस्वी है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चंद्रगुप्त के हमने दो अभिलेख देखे हैं, एक तो सौगोरा और दूसरा मानसहेरा। इनमें से चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। अशोक के अभिलेखों में कहीं पे भी चंद्रगुप्त का मेंशन नहीं है, यानी कि जो ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर है एक साथ कहीं मेंशन नहीं आता, लेकिन एक साथ मेंशन दोनों का कहाँ पर आएगा? ये जूनागढ़ अभिलेख में। और क्यों आएगा? तो आएगा, उसका सेंस ये रहेगा कि ये रुद्रदामन ये कहता है कि मैंने एक सुदर्शन जो झील है वहां पर गिरनार में सुदर्शन झील का मैंने निर्माण करवाया है, वो ये कहता है, ठीक है? और वो ये कह रहा है कि इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इसका निर्माण करवाया था, और फिर इसकी मरम्मत फिर अशोक ने भी करवाई थी, इसी झील की मरम्मत अशोक ने भी करवाई थी। और बाद में ये कह रहा है लेकिन इन दोनों ने बेगारी लेकर, यानी कि विष्टि से, यानी कि बिना पैसों से मजदूरी करवाई थी आर्टिसन से, लेकिन मैंने सुदर्शन झील बिना बेगारी के करवाई है, यानी कि मैंने जो लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, उसका मैंने उनको जो मेहनताना होता है वो दिया है। ऐसा लिखता है कौन? रुद्रदामन। तो इस तरीके से अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम हमें वहां पे मिलता है। इसके अलावा 6 प्रकार के करों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो करों का अगर उल्लेख प्राप्त होता है तो एक तरीके से जो अर्थव्यवस्था या जो अर्थ प्रणाली है, उसकी जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। जैसे कि अशोक के रोमनदेही अभिलेख से हमें किसकी काल की? मौर्य काल की कर प्रणाली के बारे में पता चलता है। उसी तरीके से जो शक है, उनकी कार्य प्रणाली का पता हमें रुद्रतामन के गिरनार या फिर जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है? इसके अलावा स्वयंवर प्रथा की भी बात हो रही थी। अब देख लो, स्वयंवर प्रथा उसी समय प्रचलित है, ये महाभारत में भी प्रचलित थी और उस समय भी प्रचलित थी। तो पूछ लिया था कि स्वयंवर प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो जूनागढ़ में। तो याद रख लो, जैसे जून में बहुत ज्यादा शादियां होती हैं तो स्वयंवर होते हैं। बिष्टी का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी यहीं पर है, बिष्टी के बारे में हमने चर्चा की है। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख क्या है? गरुड़, अब ये गरुड़ किसका वाहन है? गरुड़ वाहन है भगवान विष्णु का। तो ये जो भागवत परंपरा थी, जो वैष्णव धर्म था, उसके बारे में जानकारी हमें इससे मिलती है। बेशनगर प्राचीन नाम है विदिशा का, जो कि आज के मध्य प्रदेश में है। तो बेशनगर से तक्षशिला के हिंदू यूनानी शासक एंटियालकीडस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। देखो, इसमें समझाता हूँ।
बेसनगर में एक राजदूत आया था, उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। अब ये राजदूत था किसका? किसी राजा का होगा, तो वो राजा जो था वो था एंटियालिकीडास। और ये जो राजा है ये कहाँ से था? ये हिंद यूनानी था, ठीक है? वेस्टर्न ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के रीजन में रह रहा था। इसी ने एंटियालिकीडास ने अपने एक दूत भेजा था हेलियोडोरस और इसी ने आकर विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख लिखवाया था। ठीक है? वासुदेव यानी कि विष्णु का यह गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि हेलियोडोरस के दूत के द्वारा लिखवाया गया था इस वजह से। इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम ने और कब 1877 ईस्वी में। हेलियोडोरस भगवत वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया था तथा उसने स्वयं को सर्वोच्च देवता यानी कि वासुदेव का अनन्य भक्त घोषित किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेलियोडोरस ने अपने आप को वासुदेव मतलब भगवान विष्णु का अनन्य भक्त घोषित। वैसे वासुदेव नहीं होता, वसुदेव होता है ना? वसुदेव कुटुंबकम वगैरह होता है ना, तो ये वसुदेव शुद्ध होता होना चाहिए, वासुदेव नहीं होता है हिंदी में। हाँ, इस अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसने अभिलेख ही यही एक गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख लिखवाया, तो इसी में इसको भागवत कहा गया। तो वासुदेव को देव देव यानी कि गॉड ऑफ गॉड्स यानी कि देवों के देव भी कहा गया है इसमें। ठीक है, तो हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत का अनुयायी कहा है, वासुदेव का अनन्य भक्त कहा है और भगवान वासुदेव को कहा गया है भगवानों के भगवान। गरुड़ ध्वज स्तंभ से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी एवं प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इसमें ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। वही लिपि जो आमतौर पर अशोक के इंस्क्रिप्शंस में फैली हुई थी। ठीक, तो भागवत धर्म का जो साक्ष्य है वो हमें हेलियोडोरस के गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख से मिलता है। अब हम बात करते हैं बादामी शिलालेख की। तो बादामी जो है, अगर बादामी देखेंगे तो ये महाराष्ट्र का एक रीजन है, ये है बादामी, पश्चिमी भारत, है ना? बादामी चट्टान शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का, और हमें ये पता है कि चालुक्य की राजधानी क्या हुई थी? तगर या पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करती, तो ये वाला एरिया यहाँ पर चालुक्यों का डोमिनेंस रहा है। ठीक है? बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के जो चालुक्य हैं, ये कल्याणी वाले चालुक्य हैं। हाँ, तो ये जो बादामी शिलालेख रहा है, ये पुलकेशिन प्रथम का है। यह कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है और इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अच्छा, बादामी शिलालेख की मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। ये लिखवाया था किसने? रवि कीर्ति, इसका जो मंत्री था। अब रवि कीर्ति ने ये लिखवाता है, रवि कीर्ति कहता है कि जब हर्षवर्धन उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ आता है तो नर्मदा नदी जब ये पार कर रहा होता है तो यहाँ पर हमारे राजा पुलकेशिन ने इसको रोक दिया और यहाँ पर एक युद्ध होता है और इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार होती है और हमारे राजा पुलकेशिन की जीत होती है। ठीक है, तो पुलकेशिन की जो विजय है हर्षवर्धन के ऊपर नर्मदा यानी कि रेवा नदी के तट पर, इस बात का वर्णन ही बादामी शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। हर कोई अपने राजा की तारीफ करेगा तो इसको बादामी प्रशस्ति भी बोल दी जाती है। रवि कीर्ति की प्रशस्ति पुलकेशिन प्रथम के, जो पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया था, है ना? पुलकेशिन फर्स्ट नहीं, पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। और रवि कीर्ति यहाँ पर अपने आप को संस्कृत में विद्वानता के लेवल पर, विद्वता के लेवल पर कालिदास से कंपेयर करता हुआ दिखाई देता है। आगे आता है ये, सॉरी, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बादामी शिलालेख का नहीं, ये संस्कृत का ऐहोल शिलालेख का मैंने आपको दिया है। ठीक है, बादामी शिलालेख का। चलिए, तो ये चीजें देख ली हमने। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें क्या है, इसी अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का भी उल्लेख हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में हुआ है? तो बोले कि ऐहोल में। अब हमें एक बात, गुर्जर गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी कहाँ राजपूत काल में हम ज्यादा पढ़ने को मिलती है। बात करेंगे हाथी गुफा अभिलेख की। तो हाथी गुफा, ये जो खांडीगिरी गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं, इस प्रकार की जो गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं वो मिलेंगी उड़ीसा के अंदर। अब हाथी गुफा जो अभिलेख है कलिंग के राजा थे खारवेल का है। इसको बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में खोजा। अब देखो याद कैसे करेंगे कि हाथी गुफा को किसने खोजा? देखो, हाथी किससे बंधा है? एक किसी स्टर्लिंग से बंधा है। स्टर्लिंग का मतलब हो गया एक किसी चेन से बंधा है। ठीक है, यह ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में एक बिना तिथि वाला लेख है। देखो, भाषा कौन सी है? ब्राह्मी और प्राकृत, जो कि अक्सर करके प्रचलित थी पूरे भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई तिथि नहीं है। ठीक है, हाथी में तिथि नहीं है, ऐसे याद रखो, हाथी में कोई तिथि नहीं है। नहर निर्माण एवं नंद वंश का उल्लेख करने वाला है प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। नहर निर्माण का तो ऐसा है कि जो राजा खारवेल जो था, इसने ठीक है, तंसुली से एक नहर बनवाई थी अपने शहर के लिए, ठीक है, अपने कैपिटल के लिए, तो उससे उसका वर्णन मिलता है। और साथ में प्राचीनतम, हाँ, किसका, नंद वंश का भी वर्णन यहीं पर दिया गया है। नंद वंश का वर्णन ऐसा दिया गया है कि ये कहता है कि इसने 12वें वर्ष में नंद वंश के जो शासक था बहती मित्र था, उसके ऊपर अटैक किया था। तो इस तरीके से नंद वंश का यहाँ पे नाम आता है।
तो आगे देखेंगे महाराजा उपाधि की प्राचीनतम उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, हमें याद कैसे करेंगे? जो महाराज लोग हैं, ठीक है, देखो महाराजा हिंदी में वर्ड नहीं होता है, ये व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत होता है, हमेशा होता है महाराज। तो ये बताओ जो महाराज लोग हैं वही तो हाथी को रखते थे सेना में, ऐसे याद रखेंगे। यद्यपि सिक्कों में इस शब्द का उल्लेख इससे पहले के काल के हिंद यूनानी राजाओं के लिए भी हुआ। देखो, अगर हम बात करें महाराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग, तो एक्चुअल में ये तो सबसे पहले तो कॉइन्स में हुआ है, किनके? जो हिंद यूनानी जो शासक थे, उन्होंने अपने आप को महाराज वर्ड स्थापित करवाया, अपने आप को महाराज कहलवाया। लेकिन अभिलेखों की अगर हम बात करेंगे, तो ये पहला जो साक्ष्य है वो हाथी गुफा अभिलेख में हमें प्राप्त होता है, राइट? भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में ही मिलता है। तो भारतवर्ष का यानी कि भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलेगा? हाथी गुफा में। याद कैसे करेंगे कि कोई हाथी है, वो उल्लेख मतलब जिस जहां से हाथी गुजरता है वो उल्लेख करता चला जाता है पूरे भारतवर्ष का। या ऐसे याद कर लो, भारतवर्ष का हाथी। राजा मीनांडर के अभिलेखीय खरोष्टी लिपि एवं प्राकृत भाषा में है। अब राजा मीनांडर ने जो शासन किया है वो कहाँ पे किया, पहले ये पता करो। तो ये जो मीनांडर का शासन है वो इस एरिया में है, तो इस एरिया में है तो सीधी सी बात है, इसकी जो लिपि होगी खरोष्टी होगी और भाषा तो प्राकृत रहेगी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि प्रचलित थी। इसके अलावा बड़नगर प्रशस्ति है, बड़नगर है गुजरात में। ये बड़नगर अब गुजरात में शासन किया किसने? चालुक्य शासक कुमारपाल से संबंधित है। और इसका जो लेखक है वो कौन है? बड़नगर प्रशस्ति का श्रीपाल है। तो किससे रिलेटेड है? कुमारपाल। और ये जनरली जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। उस श्रीपाल ने इसको लिखवाया था, उसका मंत्री था, कवि था। अश्वमेध का प्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है वो अयोध्या अभिलेख है, और किसका है? धनदेव का। और इसमें ये कहता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का ये दामाद है, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इस बात की जानकारी हमें अश्वमेध से प्राप्त होती है। वही अयोध्या के अभिलेख से। ठीक है, तो अयोध्या और अश्वमेध। संपूर्ण चोल वंश के में राजा अधिराज प्रथम के मणिमंगलम अभिलेख में ही अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है। वो कह रहे हैं कि चोल वंश में इतने सारे प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ की जानकारी सिर्फ हमें मणिमंगलम अभिलेख से प्राप्त होती है। तो याद कैसे रखेंगे? अश्वमेध यज्ञ करवाओगे तो घर में मंगल ही मंगल होगा। चोल शासकों में सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने अभिलेखों की आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका अर्थात प्राकथन देने की प्रथा चलाई। जैसे आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें प्राकथन की जानकारी होती है, प्रीफेस लिखा रहता है। इसी तरीके से प्रीफेस में मतलब कि हम इसमें क्या लिखने जा रहे हैं, एक्चुअल में इसकी इसकी मूल अर्थ क्या होने वाला है। तो इस प्रकार की जो प्रथा है वो राजराज प्रथम ने स्टार्ट करवाई 16 अभिलेखों में। गुप्त शासक जो था व्यंग्यगुप्त ने बांग्लादेश से प्राप्त गुणाइधर इंस्क्रिप्शन में सर्वप्रथम सामंत एवं महासामंत शब्द का उल्लेख किया। मैं ये बता देता हूँ कि गुप्तों का जो शासन था वो उस समय देखो बांग्लादेश में भी था। तो बंगाल जब ये नरसिंह गुप्त बालादित्य के टाइम पे जो ये जो मगध था, मगध के गुप्त थे, 3 भागों में बांट गए थे। एक बट गया था ये मालवा का, मालवा पे शासन कर रहा था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। मगध पे शासन कर रहा था नरसिंह गुप्त बालादित्य, ठीक है? और यहाँ पर बंगाल में शासन कर रहा था व्यंग्यगुप्त, ठीक है? तो ये 3 भागों में बँट गया ये किंगडम। तो ये व्यंग्यगुप्त का ही एक गुणेधर नाम का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, और यहाँ इसी गुणेधर इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले सामंत और महासामंत, जो उस समय फ्यूडलिज्म को दर्शाता है, इस दोनों शब्दों का सबसे कहाँ पे आया है? गुणेधर में। तो देखो सामंत और महासामंत आप हमें याद कैसे करेंगे कि जो सामंत है और महासामंत है आप किसे बनाओगे? जिसमें कुछ ना कुछ क्या गुण होना चाहिए, गुणेधर। सामंत और महासामंत हम उन्हें ही बनाएँगे जिनमें गुण होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एरन से वराह प्रतिमा पर हुणराज तोरमाड़ का उल्लेख भी हमें मिलता है। ठीक है, कहाँ से? एरन से। एरन में एक वराह प्रतिमा, एरन का टेम्पल है एक्चुअल में, वहां से वराह प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसमें हुणराज जो था, हुण जाति के जो थे तोरमाड़, उसका उल्लेख प्राप्त होता है। और एरन से हमें सती प्रथा का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त काल जैसे हमने देखा कि संस्कृत को प्रदर्शन देना तो शक शासक जो था रुद्रदामन, उसी ने स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में जो सातवाहन थे वो भी उसी कैटेगरी में चलते रहे, और बाद में फिर अब गुप्त और गुप्तोत्तर काल में भी संस्कृत का बोलबाला रहा। क्योंकि यही काल जो है वो जो जो वैदिक रिचुअल्स हैं उनको रिवाइवल का एज कहा जाता है, इस वजह से संस्कृत का ज़्यादा बोलबाला रहा। अच्छा, बात करें कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस की, जो कन्नड़ में इंस्क्रिप्शंस हैं वो लगभग 6 से 7वीं सेंचुरी के आस-पास हमें देखने को मिलते हैं, और मलयालम के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो लगभग 15वीं शताब्दी में हमें लाइमलाइट में देखने को मिलते हैं। चलिए अब एक टेबल फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख है, उदयगिरी पहाड़ी पर है। अब 2 ऑप्शन देगा कि ये उदयगिरी पहाड़ी पर कि खांडीगिरी, नहीं है। हाथी का उदय होता है ना? हाँ, खारबेल
का है, कलिंग का शासक था, खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन है और ये बिना तिथि का अभिलेख है। चलिए, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख अभी हमने रुद्रदमन का सब चीज़ें डिस्कस कर दी है और इसी उसमें क्या बोला गया है कि रुद्रदमन के विवरण गिरनार की सुदर्शन झील का वर्णन दिया गया है। उसमें ये कहता है कि रुद्रदमन के शासन के समय में पणजित नाम का जो गवर्नर था, उसने इस जो सुदर्शन झील है, उसका दोबारा से निर्माण करवाया था और चंद्रगुप्त के टाइम पे जो था नहीं, नहीं, नहीं। रुद्रदमन ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त। उसने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है? इसके बाद पणजित जो गवर्नर था रुद्रदमन के समय में उसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? और अशोक के टाइम पे जो था, यहाँ का जो गवर्नर था वो था तुथास्प और इसके टाइम पे रुद्रदमन के टाइम पे था सुविशाख, यहाँ का गवर्नर, ठीक है? और पुष्यगुप्त के टाइम पे कौन था? पुष्यगुप्त किसके टाइम में था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नासिक गुहा लेख गौतमी वलश्री एवं वशिष्ठ पुत्र कुलमावी का है, सातवाहन वंश के थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी की सैनिक सफलताओं व अन्य कार्यों का वर्णन है और यहीं पर वो अपने आप को गौतमी श्री सतकर्णी को कंपेयर किया जाता है परशुराम से और वो कहते हैं कि उन्होंने हराया है शकों को, यवन को और पल्लव को। इसके अलावा नाना घाट नागन्य अभिलेख सतकर्णी प्रथम के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। अब दो चीजें हमें याद रखना है कि नाना घाट अभिलेख है, यहाँ से जो लैंड ग्रांट का जो पहला साक्ष्य है यानी कि भूमि अनुदान का जो पहला साक्ष्य है, कोई अभिलेख में अगर हमें किसी में प्राप्त होता है वो नानाघाट ही अभिलेख है। लेकिन नासिक अभिलेख से हमें ये प्राप्त होता है कि भूमि दान तो दिया ही गया था। भूमि दान तो दिया गया था, साथ-साथ में इसके जो प्रिविलेजेस होते थे, प्रिविलेजेस का मतलब है जो विशेष अधिकार है जैसे टैक्स फ्री हो जाए या इस भूमि से कुछ भी अर्जन होता है वो सब भी जिसको भूमि प्राप्त हुई है वही रखेगा। तो भूमि दान और विशेष अधिकार एक साथ का अभिलेख ये साक्ष्य पहला नासिक अभिलेख है। लेकिन अगर पूछे जाए कि भूमि दान का पहला अभिलेख ये साक्ष्य है तो वो नानाघाट अभिलेख है। प्रयाग स्तंभलेख उत्तरसमुद्रगुप्त का ये बाद में पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। हाँ, मन्सूर अभिलेख अगर बात करें यशोधर्मन मालव नरेश का है और यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन भी है। एहोल इंस्क्रिप्शन अभी हम देख कर आए हैं। असल में एहोल इंस्क्रिप्शन भगवान विष्णु की जो दीवार है, भगवान विष्णु का मंदिर है, उसकी दीवार पर अंकित है। पुलकेशन द्वितीय का है, लिखवाया था रवि कीर्ति ने और यहीं पर रवि कीर्ति अपने आप को कालिदास से कंपेयर करते हैं। ठीक है? और ये कहते हैं कि जो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध के बीच में जो युद्ध हुआ था, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर, उस युद्ध का वर्णन इसी अभिलेख में प्राप्त होता है और साथ में यहाँ पर ये कहते हैं कि पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वरा की उपाधि या लॉर्ड नरसिम्हा की उपाधि धारण की थी। ग्वालियर का अभिलेख जो है, ग्वालियर ये सब मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर किसका है? मेहरभूज का, ठीक है? किसका? मेहरभूज। बात ये है कि ये लिखवा मतलब ये किसके काल में अंकित हुआ है? नागभट्ट के काल में। नागभट्ट जो प्रथम था, लेकिन इसकी इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है मेहरभूज की और इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी है, ठीक है? और ये कहा गया है कि मेहरभूज ने अरब्स के अटैक से बचाया था किसको? अरब्स के अटैक से बचाया था भारत को और इसी में इसको बोला गया है कि लॉर्ड नरसिम्हा बोला गया है किसको? नरसिम्हा की भांति। जैसे नरसिम्हा ने पहला की रक्षा करी थी वैसे ही मेहरभोज ने अरब से रक्षा करी थी भारत की। ठीक है? आगे है जूनागढ़ अभिलेख, अभी डिस्कस करके आए हैं हम अच्छे से। जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त का, ये बाद में डिस्कस करेंगे। भीतरी स्तंभलेख ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। उत्तरामेरु अभिलेख ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये परांतक प्रथा प्रथम का है, ठीक है ना? तो याद पहले कैसे करेंगे कि परांतक प्रथम का देखो उत्तर जब भी आप दिया जाता है ना तो कैसे अंत तक उत्तर हमें देना होता है। 909 बा 921 के दो अभिलेखों से चोल काल में स्थानीय सुशासन की जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता है कि चोल काल में जो लोकल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग थी। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है उत्तरामेरु अभिलेख से। तो उत्तरामेरु अभिलेख चोल शासकों की जो प्रशासन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महरौली अभिलेख की बात करें तो ये दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय का गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की इसमें सैनिक विजयों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। विलसाड अभिलेख जो कुमारगुप्त प्रथम का है और इस विलसाड में गुप्तों की वंशावली की प्राप्ति होती है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे बिल होता है ना, जैसे बिल में क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे कई सारे क्या होते हैं आइटम्स लिखे होते हैं। उसी तरीके से मान लो ये पूरी वंशावली लिखी गई है। अयोध्या अभिलेख अभी डिस्कस करके आए हैं। ये बाद में हाथीगोपा हो गया, एरन हो गया, गिरनार जूनागढ़ हो चुका है। हाँ, एक चीज हमें याद रखनी है कि जो गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हुआ है, इसमें अभी हमने क्या बताया था कि रुद्रदमन के समय में जो शासक था वो कौन था? तु तुषार था। अशोक के समय में, रुद्रदमन के समय में था सुबाष्क,
सुविशाख, और प्रणदत्त जो गवर्नर हुआ करता था वो स्कंदगुप्त का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, स्कंदगुप्त किसके समय पे था? प्रणदत्त के टाइम पे था। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन था? विष्णुगुप्त। चलिए, और इसमें यही कहा गया कि रुद्रदमन ने 2 बार डिफीट किया है ये वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को, जिसको की उपाधि थी लॉर्ड ऑफ दक्कन की, और बाद में उनके साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित कर लिए थे सातवाहनों ने। इसके अलावा रुद्रदमन ने इक्ष्वाकु ऑफ आंध्र प्रदेश, लिच्छवी और वैशाली को भी परास्त किया था। तो ये चीज हमें पता चलती है गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख से। साथ में इसी अभिलेख में ये भी बताया गया कि स्कंदगुप्त ने रिपेयर करवाई थी सुदर्शन लेक और कंस्ट्रक्ट करवाया था विष्णु लक्ष्मी का मंदिर। और उस समय जो गुप्ता प्रशासन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और इस समय जो स्कंदगुप्त के समय में जो गवर्नर था वो उसका नाम था पाणिदत्त। ठीक है, तो अशोक के समय में था, देखो स्टार्टिंग करते चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय था उसकी इसमें समय था गुप्त। ठीक है, और ये अशोक के समय में था सुशासप, सुविशाख था रुद्रदमन के समय में, और स्कंदगुप्त के समय में था प्रणदत्त। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। रुद्रदमन का आंध्र इंस्क्रिप्शन, महापनास का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हो गया है। ऊषा दत्त का नासिक केव इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में जानकारी क्या है? ऊषा जो दत्त है ये जो नहापन यानी कि जो शक वंश था उसी का एक शक वंशी एक ब्रांच थी नहापन, मतलब एक शासक था नहापन, तो उसी का दामाद हुआ करता था ऊषा दत्त। ठीक है, ही accomplished various charities and conquest on behalf of नहापन। वो ये कह रहा है कि नहापन के ओर से ऊषा-दत्त ने बहुत सारा दान दिया था और बहुत अच्छे काम भी किए थे। उसने बनवाया था, रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, गार्डन्स बनवाया था और टैंक्स बनवाए थे। कहाँ पे? भड़कचा में। इसके अलावा नहपन नास का नासिक के इंस्क्रिप्शंस भी है। बाद में हमें ये पता चलता है कि इसने बौद्ध भिक्षुओं को काफी सारे दान दिया था। अयोध्या का इंस्क्रिप्शन धनदेव का हो चुका है। विजयनगर का विदिशाई इंस्क्रिप्शन हो चुका है। घोसुंडी इंस्क्रिप्शन जरा देख लेते हैं। तो घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है लगभग जयपुर के नजदीक है घोसुंडी नाम की जगह, लगभग ये 50 बीसी का इंस्क्रिप्शन है। ये कणव जो किंग था नाम था सरभद्र, उसने एक मतलब इरेक्टेड वॉल्स अराउंड द प्लेस ऑफ वर्क्स ऑफ वासुदेव एंड संकर्षण। इसमें वासुदेव और संकर्षण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, वासुदेव और संकर्षण, संकर्षण किसका नाम है? बलराम। दिस इज द फर्स्ट एपिग्राफिकल रेफरेंस ऑफ टेम्पल कंटेनिंग टेम्पल। ठीक है, ये पहला ऐसा एपिग्राफल यानी कि अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें टेम्पल की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? टेम्पल की। हालांकि टेम्पल बनाने की बात अभी हमने देखा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी करी गई है, तो जहां पर ये कहा गया है कि स्कंदगुप्त ने विष्णु लक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। पूना का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रपति गुप्त से रिलेटेड है, और इसमें इसी इंस्क्रिप्शन में घटोत्कच को फाउंडर बताया गया है गुप्ता एम्पायर के। गुप्ता एम्पायर की जो नींव है वो किसने रखी थी? घटोत्कच ने। इसके अलावा चंद्रगुप्त परफॉर्म मैनी अश्वमेध यज्ञ, इसमें यह भी कहा गया कि चंद्रगुप्त ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ का संपन्न किया था। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात कर रही है, बिलोंग्स टू चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य। इन्फॉर्मेशन अबाउट पशुपत कल्प के बारे में जानकारी मिलेगी और वसुदेव कुशल के बारे में नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो इसी में चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इसको महाराजा अधिराज की उपाधि दी गई है। परम भागवत, किसी उपाधि? परम भागवत की उपाधि इसी में मिली है इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे देखेंगे धंधाई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये राजशाही डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है नाम है राजशाही, वहां से प्राप्त होता है। और इसमें एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है लगभग 113 एडी के, मतलब 432 एडी का है। 113 गुप्ता एरा की बात करेगा, इस प्लेस से मिला है। ये जनरली किसका है? ये कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन भी किया था और सबसे अधिक जो ये अभिलेख है वो कुमारगुप्त के ही हैं। ही इज टर्म्ड एज परम भट्टारक, महाराज और परम देवता। कुमारगुप्त की उपाधियां इसमें कौन कौन सी हैं? परम भट्टारक, महाराज अधिराज और परम देवता। ही इश्यूड लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण नेम्ड वारास्वामी, वारास्वामी नाम के ब्राह्मण को इसने क्या लैंड ग्रांट दिया था? तो याद रखेंगे वारास्वामी नाम के ब्राह्मण का कौन से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है? धनदेई। तो यानी कि वारास्वामी को धन दे दिया, धनदेई। दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात करें तो दामोदर ये दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का आज के। ये लगभग 124 गुप्ता एरा और 443 एडी में अंकित करवाया गया था। ये भी कुमारगुप्त के समय का ही है। इसमें इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कुमारगुप्त का यानी कि गुप्तास का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनके हमें नामों की जानकारी मिलती है, जैसे कि कुटुम्बिनी, महातार और अष्टकुलाधिकारी।
ठीक है। नेम ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड्स, कई प्रकार की जो भूमि थी उसकी जानकारी मिलती है, जैसे कि खिल्ल जो कि वेस्टलैंड होता था, अपरद नॉन ट्रांसफरेबल लैंड होता था और अपरहट अनकल्टिवेबल लैंड होता था। साथ में हमें रेफरेंस ऑफ विष्णु का भी हमें यहाँ से मिलता है। इस रीजन को जनरली पुंड्रावर्धन कहा जाता था और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था चिरादत्त। यहाँ का जो गवर्नर हुआ करता था गुप्त के समय का, वो शासक था, यानी कि जो शासक ना क्या क्या गवर्नर कहेंगे, चिरादत्त गवर्नर हुआ करता था। तो कुटुम्बिनी महत्तर और जो अष्टकुल अधिकारी हैं जनरली लोकल विलेज लेवल के अधिकारी होते थे, जिनका संबंध या तो रेवेन्यू से होता था या फिर लैंड की जब खरीद फरोख्त होती थी उससे हुआ करता था। उसी संबंध में हम बैकग्राम का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखेंगे। बोगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश से प्राप्त होता है एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 128 तारीख जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त से रिलेटेड है और इसने ही इश्यूड लैंड ग्रांट टू द टेंपल ऑफ गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जो टेंपल को उसने लैंड ग्रांट की थी, इस बात की जानकारी हमें वही ग्राम से प्राप्त होती है। तो देखो पूरे ग्राम को का टेंपल होगा ना गोविंद का स्वामी, ठीक है ना, इस तरीके से। सगोरा मेहरौली हो चुका है। सांची इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त सेकंड का है, इसमें इसको देवराज कहा गया है सांची इंस्क्रिप्शन में। बेटारी ये बाद में देखेंगे। सूफिया इंस्क्रिप्शन जरा देख लेते हैं। सूफिया इंस्क्रिप्शन में भी गुप्त डायनेस्टी की हमें जो वंशावली है वो प्राप्त होती है। अच्छा, अब जो सूफी इंस्क्रिप्शन है कहाँ से, एटा उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है। सूफिया या बिलसाड़ी, एक बिलसाड़ से भी हमें प्राप्त होता है ना। सोडा का मथुरा जो लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन है वो किसका रहेगा, सोडा का, बस इतना याद रखना है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन हमारा हो गया है। नासिक इंस्क्रिप्शन जनरली अगर हम एक बार और थोड़ा सा देख लें, ये तो पहले से देख कर आए थे हम कि जो गौतमी वाला श्री का है और इसमें ही हैज बीन टर्म्ड एज प्रोपगेटर ऑफ ब्राह्मण फेथ। ये कहा गया कि ब्राह्मण जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने वाला है कौन, उनका पुत्र गौतमी पुत्र। और वन हु नोज आगम्स एंड समुद्र यपित वाहन, जो जानता है आगम्स को, यानी कि जो वेदों, आगम्स का मतलब है जो आगम निगम होता है, यानी कि वेद वेद का पालन करने वाला है, और समुद्र युक्त वाहन, ठीक। हाँ, आगे इसको एनिलेटर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय कहा गया है कि इसने क्षत्रियों के जो जो घमंड है, जो दर्प है, उसका नाश कर दिया। और कंपेयर करता है वो यहीं पर गौतमी पुत्र जो श्री सतकर्णी है उसको कंपेयर किया जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को, नॉट श्री सतकर्णी को, परशुराम से, क्योंकि परशुराम ने अभी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। वो कहता है कि इसमें शक, यवन और पल्लव को हराया है सतकर्णी ने। और साथ में द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो कंटेंट द सॉरी दिस ऑल्सो कंटेंट द इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग पुलामई, और जो किंग पुलामई है सातवाहन का, उसका भी एक इसमें इंस्क्रिप्शन है। रिकॉर्ड ऑफ डोनेशन टू द मॉन्क्स, और साथ में ये भी, इसके भी साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं कि मॉन्क्स को दान दिया गया था। मथुरा इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन बुद्ध स्टैचू 454। चलिए छोड़िए, आगे है एहोल, ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब जरा हम बात देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो थे हरिसेन, जबकि इस स्तंभ का उत्कीर्ण करवाया था, वो करवाया था किसने, तिलभट्ट ने। लिखवाया किसने था, तिलभट्ट ने। ये असल में ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। अशोक ने कौशाम्बी में जो अभिलेख लिखवाया था उसमें, अब कौशाम्बी अभिलेख में, यानी कि कौशाम्बी में जो अशोक ने स्तंभ लिखवाया था, उसमें इसने क्या किया था, कौशाम्बी के जो महामाते हैं या कौशाम्बी का जो बुद्ध संघ था उसको ये चेतावनी देता हुआ दिखाई देता है, और ये कहता है कि बुद्ध संघ में जो डिवाइड हो रहा था, जो डिवीजन हो रहा था, इसके विरुद्ध उसको चेतावनी होती है। और बाद में इसी में प्रयाग प्रशस्ति का अंकन करवाया गया। लिखा है कि इसमें बौद्ध संघ में विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश दिया गया। मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था। तो इलाहाबाद का किला बनवाया किसने था, अकबर ने। तो इलाहाबाद में भी लगवाएगा कौन, अकबर ही लगवाएगा, तो उससे कनेक्ट कर लेंगे। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 33 पंक्तियां हैं। और प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो ए ट्रायर को है, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखो प्रयाग, और प्रयाग को हम थोड़ा तोड़ मरोड़ लें तो हो जाता है प्रयास, और प्रयास और ट्रायर, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे पाषाण पर खुद ही समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहते हैं, ये ठीक है। समुद्रगुप्त की आत्मकथा किस पाषाण पर है, प्रयाग पाषाण पर। और फ्लीट ने इसे मरणोत्तर अभिलेख कहा है कि मरने के बाद इसको अंकित करवाया गया होगा, जबकि रोमिला थापर ने इसको ऐतिहासिक पुनरांकन कहा है। ऐतिहासिक पुनरांकन का मतलब है हिस्टोरिकल रिसर्च। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। उसकी उपाधि थी धर्म प्रचार बंधु। तो देखो प्रचार कहाँ पे मिले, प्रयाग में, प्रयाग और प्रचार। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्म लिपि एवं विशुद्ध संस्कृत में लिखी हुई है। याद रखिएगा किस में लिखी गई है, लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है, भाषा है संस्कृत, गद्य और पद्य दोनों में, यानी कि चंपू शैली में लिखा हुआ है। इसमें चंद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है तथा यह बनस्पति का लेख है। दो चीजें याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये
हमें पता चलता है, राइट? लेकिन इस बात की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त नहीं होती है। इस बात की जानकारी हमें अश्वमेध टाइप ऑफ जो कॉइन्स है वहाँ से प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अश्वमेध यज्ञ जो है ये प्रयाग प्रशस्ति लिखवाने के बाद किया गया था। पहले प्रयाग प्रशस्ति लिख चुकी थी, पहले प्रयाग लिख चुकी थी प्रयाग प्रशस्ति, इसके बाद में अश्वमेध उसने यज्ञ करवाया है और उसी उपलक्ष्य में कॉइन्स चलाए गए होंगे। और साथ में प्रयाग बिना तिथि का भी लेख है। एक बिना तिथि का लेख हमने कौन-सा देखा था? अच्छा बताइए, ये हाथी गुफा वाला देखा था ना बिना तिथि का? इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, इस वजह से चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं इसको पढ़ते वक़्त। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी, अकबर ने चूँकि इसको उठा के कहाँ पे इलाहाबाद के किले में एस्टेब्लिश करवा दिया था, तो इसमें बीरबल का भी एक लेख है और मुगल सम्राट अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर का भी लेख है। तो अकबर ठीक है, अब बात ये है कि देखो अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था, लेकिन अकबर का कोई अभिलेख नहीं है, अभिलेख अकबर का नहीं है, अभिलेख किसका है? अकबर का जो साथी था, जो मंत्री मान लो अब बीरबल का है और इसका पुत्र जहांगीर का अभिलेख है। अकबर ने लगवाया था वहां पे। जहांगीर का लेख अब्दुल्ला मुस्किन कलाम ने लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। कुमार देवी का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में ही प्राप्त होता है। अब ये कुमार देवी कौन है? कुमार देवी जो है, जो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था, उसकी ये वाइफ है, उसकी ये धर्मपत्नी है, ठीक है? यानी कि समुद्रगुप्त की माँ, समुद्रगुप्त की जो माँ है, वो है कौन? कुमार देवी, ठीक है? ये लक्ष्मियों की पुत्री थी, लिच्छवी पुत्री है। अच्छा दूसरी बात ये है, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की माँ यानी कि कुमार देवी का वर्णन समुद्रगुप्त ने भाई अब जब वो अभिलेख लिखवा रहा है प्रयाग प्रतिष्ठित तो अपनी माँ का नामांकन करवा ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें जनरली गुप्त वंश की जो शासक है उनकी माताओं का नाम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होगा, ठीक है? जनरली भीतरी स्तंभ लेख में 3-4 शासकों की माँओं के नाम हैं। भीतरी अभिलेख की बात करी तो देख लो आ गया। भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके क्रमादित्य एवं विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की। हमें पता है हूणों का आक्रमण गुप्त काल के अंत में कुमारगुप्त का जो शासन था उसका जब लास्ट चल रहा था उस समय से स्टार्ट हुआ और उसको सक्सेसफुल रिटालिएट करेगा कौन? स्कंदगुप्त। तो ये कहा गया कि हूणों को पराजित किया है किसने? स्कंदगुप्त ने और उपाधियां धारण करी हैं क्रमादित्य और विक्रमादित्य। तो क्रमादित्य और विक्रमादित्य दोनों पारियां किसकी होंगी? स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों को आक्रमण हुआ और इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। अभी डिस्कस किया इस बारे में। इसी के साथ में जो दूसरा अभिलेख हमें मिलेगा करमदंडा लेख फैजाबाद। अब जो फैजाबाद है ये आज का अयोध्या है, ठीक है ना? अयोध्या। तो करमदंडा फैजाबाद के अनुसार इसके संधि ग्राहक पृथ्वीसेन ने शिव प्रतिमा स्थापित करा के पृथ्वीश्वर शिवलिंग की स्थापित कराया। किसके किसका संधि ग्राहक था? ये पृथ्वीसेन, ये था कुमारगुप्त का, ठीक है? इसका संधि ग्राहक जो था ऑफिशियल जो था अधिकारी पृथ्वीसेन ने एक शिव प्रतिमा स्थापित करवाई थी और पृथ्वीश्वर शिवलिंग की स्थापना भी करवाई। तो नाम ही पृथ्वीसेन है तो अपने नाम पे पृथ्वीश्वर शिवलिंग। तो पृथ्वीश्वर शिवलिंग की स्थापना का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? कर्मदंडा से, ठीक है? हमारे कर्म इतने बेकार हैं तभी तो हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है। मथुरा लेख में जैन मुनि दलिताचार का उल्लेख मिलता है, ठीक है? मानकुंवर लेख जो हमें प्राप्त हुआ है इलाहाबाद से, इसमें बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा स्थापित करवाए जाने का उल्लेख है। मानकुंवर लेख जहाँ से इलाहाबाद में। उसी से आगे देखेंगे तो उदयगिरी लेख जो है मध्य प्रदेश में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। उदयगिरी केव्स में ऐसा प्राप्त होता है कि पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई थी किसने? और शंकर नाम के व्यक्ति ने। सांची लेख में हरि स्वामिनी द्वारा सांची संघ को दान देने दिए जाने का भी उल्लेख है, ठीक है? तो ठीक है, तो सांची लेख में हमें प्राप्त होता है सांची में किसने? हरि स्वामिनी ने दान दिया था किसको? सांची संघ को। दामोदरपुर ताम्र पत्र लेख में भूमि का क्रय विक्रय संबंधी विवरण दिया गया है, ये देखा था। और यहाँ से 6 ताम्रपात्र मिले हैं, जिसमें से तीसरे ताम्रपात्र में कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था एवं कुछ ग्राम अधिकारियों जैसे कि ग्रामिक, महत्तर, कुटुम्बिन, अष्टकुलाधिकारी का उल्लेख है, ये हमने पहले भी देखा है। दामोदरपुर या पुंडरबर्धन बंगाल देश के दिनाजपुर जिले में है आज के टाइम पे और इसका जो राज्यपाल था कौन था? चिरादित्य था, ये भी हम देख कर आए हैं। अब हम बात करेंगे और मंदसौर प्रशस्ति की। तो मंदसौर की 2 प्रशस्तियाँ हैं, ठीक है? मंदसौर में 2 प्रशस्तियाँ अंकित करवाई गई थी। वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है, यद्यपि यह अभिलेख कुमारगुप्त द्वितीय के समय का है। जानकारी हमें कब मिलती है? कुमारगुप्त फर्स्ट की, लेकिन ये लिखवाया किसने? कुमारगुप्त द्वितीय ने। देखो सौर में 2 अव लगे इस तरीके से, तो 2। हाँ, आगे यह अन्य मंदसौर प्रशस्ति जसपुर प्रशस्ति मालव नरेश अशोकवर्मन की भी है जिसका उल्लेख वासुल था। अब देखो 2 चीजें हैं। जो कुमारगुप्त का है वो जो प्रशस्ति है वो वत्सभट्टी ने अंकित करवाई है, लेकिन मंदसौर में एक और हमें वहां से प्राप्त होता है प्रशस्ति, वो है किसकी? ये मालवा के नरेश थे यशोवर्मन,
और उसको अंकित करवाया यशोवर्मन वाली वासुल ने, ठीक है? वर्मन वाली वासुल, वाह, वाह कनेक्ट करेंगे। इसमें ये बताया गया कि यशोवर्मन ने मेहरकुल को परास्त किया था। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मंदसौर यानी कि मालवा का राज्यपाल कौन था? बंधु वर्मा था। इसमें बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है कि बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और साथ में ये भी उल्लेख मिलता है कि इसी मंदिर का निर्माण करवाने में जो पट्टवाई श्रेणी थी, जो कि रेशम सूत से रिलेटेड थी, उनके द्वारा धन भी दिया गया था। तो 2 ऑप्शंस हमें यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो मालव नरेश का राज्यपाल था वो था बंधु वर्मा और बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एक तो मंदसौर प्रशस्ति से हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का साक्ष्य भी प्राप्त हो रहा है और साथ में हमें ये भी प्राप्त हो रहा है कि पट्टवाई श्रेणी का साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? इससे मंदसौर प्रशस्ति से। ठीक है? तो सूर्य पूजा का भी उल्लेख है। और मंदसौर का एक दूसरा नाम कौन था? दसपुर, वो भी हमें इसी से प्राप्त होता है, मालव नरेश वाले से, ठीक है? मंदसौर अभिलेख में सुमेरु पर्वत एवं कैलाश पर्वत का भी उल्लेख है, ठीक है? सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। अब कैसे हम याद करेंगे? हमें अगर पर्वत पर चढ़ना है तो कैसे? मंद-मंद करके चढ़ेंगे। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर लेख में गुप्त संवत की जगह विक्रम संवत में तिथि अंकित की गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं ये आपको समझा दे रहा हूँ। जनरली हमें ये पता है कि गुप्त संवत स्टार्ट हो गया था श्री 1923 एडी में। लेकिन यहाँ पर हमें गुप्त संवत की जगह विक्रम संवत जो कि स्टार्ट हुआ था 58 बीसी में, उसकी अभी भी तारीख हमें अंकित मिलती है इस वजह से। और ग्वालियर में भी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेहरकुल ने। तो सूर्य पूजा का 2 निर्माण हमें यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिख रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा? अच्छा, अब कई बार हम भूल जाते हैं कि ये जो पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? कहाँ से? मंदसौर से। हम कैसे याद रखेंगे? देखो पट्ट यानी कि पट्टवाई श्रेणी यानी कि रेशम। तो रेशम जो होता है वो कैसा होता है? एकदम रेशम सौर टाइप का होता है। ऐसे जैसे रेशम का कलर भी कैसा होता है? कॉपर टाइप का होता है ना, पीला। और सूर का कलर भी कैसा होता है? पीला होता है। तो ऐसे याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रमुख अभिलेखी उदयगिरि गुहालेख मध्य प्रदेश, गढ़वा अभिलेख और सांची अभिलेख और मथुरा शिलालेख है। देखते हैं। अब उदयगिरि से 2 हमें मिले हैं गुहालेख। इसमें जो पहला है, इसमें चंद्रगुप्त को राज अधिराजर्षि कहा गया है। ये उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और किसमें कहा गया है? उदयगिरि गुहालेख में। इसका निर्माण संदीप विग्राहक वीरसेन ने करवाया एवं शिव शंभु शिवलिंग स्थापित करवाया। तो देखो वीरसेन किसका संदीप विग्राहक है? यहाँ पर चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है उसका, ठीक है? अब जो विक्रमादित्य होगा उसी का तो होगा वीरसेन। वहां से वीरसेन और वहां से विक्रमादित्य, ऐसे याद रख लेना। विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। द्वितीय उदयगिरि गुहा लेख में चंद्रगुप्त के जो सामान थे वो मालवा का जो गवर्नर था उसका नाम था सनकानिक महाराज। उसका उल्लेख मिलता है हमें द्वितीय उदयगिरि लेख से। और इसमें विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा एवं बराह अवतार की मूर्ति भी हमें उदयगिरि गुहा लेख से दूसरे वाले से प्राप्त होती है। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बराह अवतार। सांची लेख जो है वो इसमें सेनापति आम्रक कारदव का है। सेनापति कौन था? आम्रक कारदव, जो बौद्ध भी था। इसने सांची बौद्ध विहार को दान दिया। इसमें पंचमंडली का मतलब होता है जो पंचायत होती है उसका उल्लेख है। गांव लेवल पर जो पंचायतें होती हैं उसमें देखो तो कैसे याद रखेंगे? पंच और संच। और पांच पंच को हमेशा सांची बोलना चाहिए यानी कि सच बोलना चाहिए। मसुरा लेख की बात करें, चंद्रगुप्त के शासन के 5वें वर्ष का प्रथम लेख है। तो सबसे पहले क्या? मथुरा है, ठीक है? तो सबसे पहले उनने मिटा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख के में पाशुपत शैव उदिताचार्य का उल्लेख है, जिसने कपिलेश्वर एवं उमेतेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए थे। ठीक है, तो पाशुपत जो शैव थे, नाम था उदिताचार्य, उन्होंने कपिलेश्वर और उमेतेश्वर शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। इस बात की जानकारी भी हमें मथुरा लेख से प्राप्त होती है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का प्रथम लेख है। अब याद रख लो कि मथुरा जो लेख है, माथुर साहब, सबसे पहले वो किससे मिला? माथुर साहब से। ऐसे याद रख लेंगे। तो पहला जो अभिलेख है वो मथुरा लेख है। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का प्रथम लेख तो है ही है, साथ में इसमें सर्वप्रथम गुप्त संवत की भी स्थापना की का प्रयोग हुआ है। तो देखो गुप्ता साहब और मथुरा साहब ऐसे याद रख लेंगे। जबकि हमने अब इससे पहले यहाँ पर क्या देखा था? तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमने यहाँ पर गुप्त संवत की जगह पर किसका प्रयोग हुआ है? विक्रम संवत का। तो याद रखिए। तो सबसे पहले गुप्त संवत कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? माथुर साहब। तो गुप्ता साहब, माथुर साहब, ऐसे याद रखेंगे। और यहीं पर आर्योदिताचार पशुपति मत के अनुयायी का भी वर्णन हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होता है, मथुरा से। मेहरौली लोक स्तंभ लेख की बात हम कर रहे हैं, ये संस्कृत भाषा में है और यह मरणोत्तर अभिलेख है, यानी कि मरने के बाद अंकित करवाया गया था। सिंधु नदी को पार कर वाहिलिकों को पराजित करने, किसको पराजित किया गया था? वाहिलिकों को।
सिंधु नदी पार करके सोचो बहुत एक्सपांशन करके विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना का इसमें भी उल्लेख है। विष्णुपद पर्वत की स्थापना और इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की भी जानकारी भी मिलती है। इसी को हुंजा रॉक इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हुंजा रॉक इंस्क्रिप्शन की, यानी कि क्रमदंडा अभिलेख, जो कि फैजाबाद से प्राप्त होता है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था शिखर स्वामी, ठीक है, का नाम मिलता है, जो शैव मत का अनुयायी था। तो शिखर स्वामी क्रमदंडा भी हमने देखा था कि हमारे कर्म अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। अगर अच्छे होंगे तो हम शिखर पर पहुंचेंगे, बुरे होंगे तो फिर हम पृथ्वी पर ही रहेंगे, है ना। और जो शिखर स्वामी और जो पृथ्वी स्वामी है, ये दोनों आपस में कौन है? ये आपस में ये पुत्र है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का। और ये जो पृथ्वी था और ये कुमारगुप्त का संधि विग्राहक था। कहोम स्तंभ लेख की अगर हम बात करें, स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में सक्रूपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वच्छा कहा गया है। इसके अलावा देखो, अब ये उपाधि जो टाइटल्स हैं गुप्त वंश के टाइम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में क्या कहा गया है? सक्रूपम, यानी शकों का नाश करने वाला। लेकिन इससे हमें यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये शकों का नाश करने वाला नहीं है। देखो, अब कैसे याद रखेंगे सक्रूपम किसे कहा गया? देखो, किसमें कहा गया? कहोम और सक्रूपम, होम पम। और जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वच्छा कहा गया। तो याद कैसे कर लेंगे? जून के महीने में हमारी परीक्षाएं होती हैं ऐसे। कहोम अभिलेख में वर्णित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी। किसमें? कहोम ने। अपने उसने होम के लिए 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाई थी। इसके अलावा इंदौर ताम्रपत्र में 43 श्रेणी द्वारा सूर्य पूजा एवं सूर्य मंदिर को दान देने का उल्लेख है। देखो, अभी सूर्य मंदिर को दान देने का उल्लेख हमने पट्टवाई श्रेणी का कहाँ से पढ़ा है? पट्टवाई यानी कि रेशम श्रेणी। तो इसका उल्लेख तो हमें प्राप्त होता है मंदसौर से। मैंने कैसे बताया था, जो सौर है ना, जैसे सौर पीला होता है वैसे ही रेशम पीला होता है। लेकिन इंदौर में ताम्रपत्र में तेली श्रेणी, तो तेली और इंदौर, तो हम कैसे याद रखेंगे कि जो तेल का दीपक है वो कहाँ पे जलेगा? इंडोर जलेगा, यानी कि बंद कमरे में जल पाएगा, ठीक है। गढ़वा अभिलेख स्कंदगुप्त का अंतिम लेख है। अंत में उसने एक चीज गढ़वाई, गढ़वा अभिलेख। आगे देखेंगे जूनागढ़ लेख, इसमें देखेंगे क्या है। जूनागढ़ लेख में वर्णित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण किया। ये किसमें? जूनागढ़। तो सीधी सी बात है, लक्ष्मी की बात आई थी तो जूनागढ़ में। अब देखो, तो लक्ष्मी होती है, जब लक्ष्मी आएगी तभी तो आपके पास 2 जून की रोटी आ पाएगी, ऐसे याद रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासक बनते ही हूणों का आक्रमण हुआ था, ये हमें पता है। उसने हूणों को पराजित किया। हूण आक्रमणकारी कुछ निवास था। इसमें हूणों का मिलेच्छ भी कहा गया है। तो हूणों को मिलेच्छ किसमें कहा गया? इसी में, जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ लेख में के समय में समय गणना यानी कि काल गणना संबंधी सातवाहन शतवंश झील का स्कंदगुप्त द्वारा पुनर्निर्माण का उल्लेख है। देखो, जून का महीना है तो जून भी एक तरीके से ये तो काल ही तो है, समय ही तो है। तो समय गणना का साक्ष्य कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से। और साथ में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने दोबारा से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ओरिजिनली सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे करवाया गया था। और उस समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था वो कौन था? पर्णदत्त के पुत्र थे चक्रपालित दत्त, ठीक है, उसकी देखरेख में हुआ। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे बात करेंगे, इस झील का निर्माण मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वेस्टवेज ने किया था। और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज तुषास्प ने और रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई। ये चीज हम 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे भीतरी अभिलेख में। देखो, जूनागढ़ में हूण की बात होती है, हूण का आक्रमण। देखो, जून और हूण इस तरीके से याद रखेंगे। लेकिन जो भीतरी स्तंभ लेख है, जो सॉरी भीतरी अभिलेख है, इसमें पुष्यमित्र की बात है। तो जो आप देखो, इसमें मित्रों, पुष्यमित्रों का आक्रमण है और हूणों का आक्रमण, दोनों की बात करी गई है। तो हम कैसे याद, देखो, जून और हूण, जो जूनागढ़ में सिर्फ हूणों के आक्रमण की बात है, जबकि भीतरी स्तंभ लेख में दोनों की बात हो रही है, पुष्यमित्रों की भी और हूणों की। ठीक है, इसके अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, परंतु कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र पराजित हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पुष्यमित्रों का जो आक्रमण है वो तो कुमारगुप्त के लास्ट में स्टार्ट हो गया था, लेकिन हराया किसने था? स्कंदगुप्त ने। भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में हूणों के साथ भयंकर युद्ध व हूणों की स्कंदगुप्त से पराजय का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कहां से? भीतरी। तो भीतरी में भयंकर युद्ध, ऐसे याद रखेंगे, भीतरी में भयंकर युद्ध। भीतरी अभिलेख में हूणों के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी, किसकी, यानी कि स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी। अब जैसे पृथ्वी कांप उठी तो बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ होगा, तो किसमें? भीतरी में। तो भीतरी अभिलेख में युद्ध के पश्चात
त्रेसु गंगा ध्वनि शब्द से गंगा घाटी में युद्ध का आभास होता है। ठीक है, इस बात की जानकारी यहाँ से मिलती है। और भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त प्रथम मंत्री की माताओं के नाम भी यहीं पर हैं। और यह स्कंदगुप्त का काव्यमयी प्रशस्ति, काव्यमयी का मतलब इसको गा के कहा जाता है। और इसी में लैंड ग्रांट टू विष्णु टेम्पल की भी जानकारी हमें यहीं पर मिलती है कि इसने विष्णु टेम्पल को क्या किया था, लैंड ग्रांट दी थी। तो ये थी हमारे गुप्त वंश से रिलेटेड जितने भी अभिलेख थे उनके बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे राजपूत कालीन जो इंस्क्रिप्शन है उनकी। तो सबसे पहले जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वाणी डिंडोरी, संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और मधुबन, ये तीनों जो इंस्क्रिप्शन ये राजपूतों को है, यहाँ से जानकारी मिलेगी हमें स्ट्रगल की। और खलीमपुर इंस्क्रिप्शन है धर्मपाल का, यहाँ से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। देवपाड़ा जो प्रतिष्ठित है वो कुमारपाल चालुक्य की है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कुमारपाल पाल वंश का नहीं, कुमारपाल चालुक्य है देवपाड़ा। ठीक है, इसके अलावा बादल इंस्क्रिप्शन वो है किसका, नारायण पाल का। तो नारायण के चारों पर ही बादल चलता है, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और देवपाल डिपीटेड, देवपाल ने हूण को हराया था। और किस किस को, उत्कल को, प्रतिहारों को, द्रविड़ास। उत्कल मतलब उड़ीसा के जो शासक थे, गजपति शासक। तो ये नारायण पाल का इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है, इसकी में देवपाल की जानकारी है। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन हमें जो प्राप्त होता है शाहजहांपुर से, इसमें हर्षवर्धन का एक तो हमें हस्ताक्षर मिलता है शाहजहांपुर वाले से, प्रशासन की संबंधी जानकारी, और वंशावली भी बांसखेड़ा से प्राप्त होती है। हर्ष का टाइटल इसमें हमें प्राप्त होता है महाराज अधिराज। राज्यवर्धन को इसी बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में कहा गया है परम सौगात। और इसी बांसखेड़ा अभिलेख में ही हमको हर्षवर्धन की नेवी की जानकारी होती है। याद कैसे रखेंगे कि हर्षवर्धन की जो नेवी थी उसने अपने जहाज बांस की मदद से बनवाए हुए थे। मधुबन इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ से, हमें मऊ है जो घोसी तहसील है वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, मधुबन, मऊ, घोसी तहसील। आदित्य सेन के जो दो इंस्क्रिप्शन है, एक है मंदार इंस्क्रिप्शन, एक है अपसर इंस्क्रिप्शन। तो ए से आदित्य, ए से अपसार। ठीक है, और आदित्य मंदार। ठीक है, तो दादा आ रहा है, ऐसे याद रखेंगे। इसमें क्या है, मंदार इंस्क्रिप्शन में उसको बताया गया कि उसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तो 3 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन है, आदित्य सेन है। ठीक है, आदित्य, ये 3 अश्वमेध। इसके अलावा देव, इसमें मंदार इंस्क्रिप्शन में भी हमें पता चलता है कि देवगुप्त जो मालवा था उसने ग्रह वर्मा द्वितीय, जो मोखरी ग्रह वर्मा द्वितीय था उसकी हत्या कर दी थी। और ग्रह मर्दिय जो द्वितीय था ग्रह वर्मा, वो हर्षवर्धन का बहनोई था। और बाद में ये राइवलरी हमें देखने को मिलती है। तो किस अभिलेख में जानकारी ये प्राप्त होती है, ग्रह वर्मा की मृत्यु की, मंदार। ठीक है ना, उसको क्या कर दिया, उसने मन के अंदर उसको मार दिया, ऐसे याद रखेंगे। अपसाड इंस्क्रिप्शन जो हमें प्राप्त होता है गया से, इसमें पता हमें चलता है ये कुमारगुप्त अडॉप्टेड टाइटल ऑफ महाराज अधिराज की, कुमारगुप्त ने महाराज अधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया था। जो परवर्ती गुप्त शासक हैं उनमें से एकमात्र शासक ये कुमारगुप्त ही था जिसने महाराज अधिराज का टाइटल लिया था। ठीक है, आप और साथ में ये भी हमें पता चलता है इसी अपसड से कि उपले की आग में जीवन समाप्त करने वाला व्यक्ति भी कुमारगुप्त है। तो अफसर, ठीक है ना, उसने वो कैसे हो गया, सड़ गया उपले की आग में। इसके अलावा हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलेगा, हरहा इंस्क्रिप्शन, ये कई बार पूछा गया है। तो हरहा किसका है, ईशान बर्मन, जो मौखरी डायनेस्टी का था, मौखरी वंश का था, उसका है ये हरहा इंस्क्रिप्शन। अब देखो हम याद कैसे करेंगे, हरा का मतलब हमने याद कर लिया है जो ग्रीन कलर होता है। ठीक है, हरा। और ये क्या हमने याद कर लिया, ईशान। तो सीधी सी बात ये है कि जो ईशान 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 कोण होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये वाला जो कोण होता है इसको हम ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर सब हरा हरा मिलता है, हरियाली मिलती है जैसे हिमालय में। ठीक है, इट इज रिटन इन संस्कृत में लिखा गया है। और ये किस राजा को समर्पित है, ईशान वर्मा को। द आप ये कह सकते हैं कि जो हरा इंस्क्रिप्शन है, जो मोखरी है, जैसे मुंह कैसा होता है, हरा होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मोखरियों की जानकारी देने वाला एक अच्छा खासा इंस्क्रिप्शन, यानी कि एक विविध जानकारी देता है मोखरीज के बारे में। इंस्क्रिप्शन ये कहता है कि मोखरीज ने जिन जिन को भी दान दिया था उनके बारे में इसकी जानकारी है। इट मेंशन द सेरेमोनियल एक्टिविटीज ऑफ किंग सूरवर्मन इंक्लूडिंग द स्मोक फ्रॉम सैक्रिफाइसेस। इसी में, इसी हरा इंस्क्रिप्शन में सूरवर्मन ने जो चमत्कार किए थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। एक चमत्कार दिया गया था कि उसने सैक्रिफाइसेस से स्मोक जला दी थी, यानी कि धुआं निकाल दिया था। इसके अलावा इट डिस्क्राइब्स द डीड्स ऑफ द ईशान वर्मा हु इज रेफर्ड टू एज महाराज अधिराज। ईशान वर्मा को इसमें महाराज अधिराज की उपाधि मिली है। और इट मेंशंस द नेम ऑफ ईशान वर्मा सन सूर वर्मा विच इज नॉट फाउंड इन अदर रिकॉर्ड्स। यहीं पर ईशान वर्मा का जो पुत्र है सूर वर्मा, उसकी जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा अब ये जो हरहा है, ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर है। याद कैसे करेंगे बाराबंकी में, तो बार बार कोई व्यक्ति हार रहा है, हरहा। ठीक, या फिर ऐसा हम ऐसे भी कर सकते हैं,
हरा इंस्क्रिप्शन को याद करने का तरीका ये भी है कि आप जब बार-बार हारेंगे तो आपकी शान जो होगी उसमें कमी आएगी। तो शान, ईशान, शान, हरा इंस्क्रिप्शन, बार-बार हमें हारना नहीं है। इसके अलावा कमोली इंस्क्रिप्शन जो है वो जयचंद का है। कहाँ से प्राप्त होता है? बनारस से। मनहेर ताम्रपत्र अभिलेख है गोविंद चंद्र खेड़पाल का है, ठीक है ना? तो गोविंद ने भक्त सबका मन हार लिया था ना, तो मनहेर गोविंद चंद्र खेड़पाल। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है, ये जो कवि थे सोमेश्वर उनके द्वारा लिखित है। इसमें वसुदेव कंस्ट्रक्टेड संभार लेख, वसुदेव ने संभार लेख का निर्माण किया था। वसुदेव नाम का जो फाउंडर था, ये चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं वसुदेव। इसके अलावा चौहानों की वंशावली भी किसमें मिली है? बिजौलिया में, क्योंकि बिजौलिया जो है वो किससे रिलेटेड है? चौहानों का, ठीक है ना? हाँ, और रिटर्न भाई इसको लिखा किसने? गुणवत्त ने। उत्कीर्ण करवाया था सोमेश्वर ने। चौहान वंश का कौन सा रहेगा? बिजौलिया। हर हर्ष इंस्क्रिप्शन जो है, हर्ष इंस्क्रिप्शन ये सीकर राजस्थान से विग्रहराज द्वितीय का है। चौहानों की शुरुआती वंशावली हमें यहाँ से प्राप्त होती है, शुरुआत की। तो हर्ष इंस्क्रिप्शन और बिजौलिया ये दोनों किसके हैं? चौहानों के। हर्षोल इंस्क्रिप्शन है वो सियाग द्वितीय का, ये परमार डायनेस्टी से था उसका। इसके अलावा सास बहू इंस्क्रिप्शन जो है वो ग्वालियर से हमें प्राप्त होता है। ये एक्चुअली में सास बहू जो टेम्पल है, सहस्त्र बाहू टेम्पल है। एक्चुअली में इसका पूरा नाम जो है आप देखेंगे, अ, सहस्त्र बाहू, ठीक है? ये जो नाम है सहस्त्र बाहू, बाहू टेम्पल, तो इसमें इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं? सहस बाहू, सास बहू। हाँ, इसका निर्माण 1093 में किया था। किसने? महीपाल ने। देखो, अब वो सास और जो बहू होती हैं, वो सास को बहू को ट्रीट करना चाहिए माँ के तौर पे, तो महीपाल ऐसे रिलेट करेंगे। द इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन द लार्जर ऑफ द ट्विन टेम्पल्स व्हिच इज नोन एज द सास टेम्पल, ठीक है? सास बहू टेम्पल एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो मंदिर हैं सास बहू की। कहाँ पे? ग्वालियर जो का जो किला है उसके अंदर सास बहू का टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। लार्जर टेम्पल को सास, जो बड़ा मंदिर है उसको सास बोलेंगे, तो छोटा टेम्पल उसको बहू बोलेंगे। पदवी के अनुसार भी ये देख लो, सासू का ओहदा बड़ा होता है। द इंस्क्रिप्शन वॉज डेसिफर्ड बाय हिस्टोरियन अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही इसको क्या किया था? डेसिफर किया था। सास बहू इज लाइकली अ लोकल करप्शन ऑफ सहस्त्र बाहू, है ना? सहस्त्र बाहू बताया था, उसी को तोड़ मरोड़ के लोकल भाषा में सास बहू कहने लग गए। सहस्त्र बाहू का मतलब होता है हजार भुजाओं वाला। द लार्जर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विष्णु, और जो सास का जो सहस्त्र है ना, सहस्त्र बाहु वैसे भी भगवान विष्णु की उपाधि है। इसके अलावा ये भी कहा गया है, इंस्क्रिप्शन स्टेट दैट द टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग महिपाल ऑफ द कच्छप घाट डायनेस्टी। जो कछवार डायनेस्टी थी, उनका जो राजा था महिपाल, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो सास को, बहू को माँ के तरीके से ट्रीट करना चाहिए, तो महिपाल। माँ के तरीके से पालना चाहिए, ऐसे याद कर, माँ जैसे पालन करना चाहिए, तो माँ महिपाल। आगे है ग्वालियर प्रशस्ति है मेहर भोज की। इसको एक बार जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, लेकिन देख लेते हैं। इसमें जो मिहिर भोज है उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसकी प्रशंसा करी गई है। इसको लिखा है बालादित्य ने, जो कि एक दरबार के कवि थे, और इसको लेकिन जो उत्कीर्ण करवाया है वो नागभट्ट फर्स्ट के कार्यकाल में हुआ है ये। द स्क्रिप्शन बिगिंस विद अ ब्लेसिंग और स्वस्ति, स्वस्ति के साथ यानी कि आशीर्वाद के साथ इसकी शुरुआत होती है। इसमें जो परमार शासक थे उनकी जेनोलॉजी यानी कि उनकी वंशावली सियाक से लेके भोज तक यानी कि परमार शासकों की वंशावली है। इसमें गुर्जरों के भी नाम आते हैं, ठीक है ना? उनको वत्सराज डिस्केंडेंट ऑफ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुओं का वंशज बोला गया है गुर्जर्स को। इसके अलावा ये कहा गया कि भोज ने कहाँ कहाँ पर विक्ट्री प्राप्त करी है, तो कर्नाटका में लता यानी कि गुजरात का इलाका, ये वाला इलाका है लता। गुर्जराम, गुर्जर प्रदेश, चेदी और कोंकण, इन एरियाज में मेहर भोज ने युद्ध जीते थे। इट डिस्क्राइब्स भोज फ्यूडेटरी यशो बर्मन हु कंट्रोल्ड हाफ ऑफ सेलुका टाउन एंड 1500 विलेजेस। तो भोज, जो मेहर भोज था, उनका जो सामंत था यशो बर्मन, उसकी बारे की भी जानकारी है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज, जो डोनेशन दी गई थी जैन, किसको? सुब्रत देव, जैन एक भिक्षु था, सुब्रत देव को भी प्रॉपर्टीज दान में दी गई थी। इसके अलावा इट डिस्क्राइब्स ककुस्त एन अर्लियर किंग ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी एज द एल्डर सन ऑफ एन अनमेंड ब्रदर ऑफ नागवट। चलिए ठीक है। ककुस्त का वर्णन है, ककुक का वर्णन है, विच मीन्स वन हु ऑलवेज लाव्स, ठीक है? इसके अलावा इट स्टेट्स दैट ककुस्त एडेड टू द फैमिलीज फेम, ठीक। इसके अलावा मेहर भोज को इसी में आदिवारा की उपाधि दी गई है, नारायण अवतार कहा गया और डिस्ट्रॉयर ऑफ मिलेज, और मिलेट्सों का नाश करने वाले। यहाँ पर मिलेट्स जो है ये अरब से लोगों को के आक्रमण से इसने बचाया था, उसको है। सबसे बड़ी बात है, पहला एपिग्राफल रेफरेंस ऑफ जीरो है, वो आपको मेहर भोज के यही ग्वालियर प्रशस्ति से ही प्राप्त होती है। यानी कि जीरो अभिलेख है। पुस्तकों में तो जीरो कई सारी बुक्स में अवेलेबल है, लेकिन रेफरेंस एपिग्राफल यानी कि अभिलेख के साथ जीरो का यहीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा
अब हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो इंस्क्रिप्शंस रहे थे उनके। तो सबसे पहला जो हमारे सामने इंस्क्रिप्शन है वो है कासाकुड़ी ताम्रपात्र। ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने श्रीलंका के मानवर्मन को गद्दी प्राप्त करने में सहायता के लिए सेना भेजी। देखो सबसे बड़ी बात है जो कासाकुड़ी जो ताम्रपत्र है ये नरसिंह वर्मन जो पल्लव था उसके है। और इसमें और में जानकारी मिलती है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका का मानवर्मन जो शासक था नरसिंह ने मानवर्मन को जब मानवर्मन अपना संघर्ष कर रहा था श्रीलंका में तो उसकी सहायता के लिए मतलब सेना भेजी थी। इसके अलावा दूसरा आएगा बेलूर पालियन। तो बेलूर पालियन अभिलेख दंती बर्मन पल्लव को विष्णु का अवतार कहा गया है। तो देखो हम दंती बर्मन से हमें याद करना पड़ेगा बेलूर पालियन को। तो हम देखो वेलूर को याद करें दंत से। तो जो हमारे दांत होते हैं ना वे कैसे होते हैं बहुत लूर होते हैं है ना। इसमें दंती बर्मन पल्लव को विष्णु का अवतार कहा गया। ठीक है आगे महाकूट अभिलेख हमें पता है पुलकेशिन फर्स्ट का को विष्णु का अवतार कहा गया इसमें। तो देखो दंती बर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है बेलूर पालियन में जबकि पुलकेशिन को कहा गया महाकूट अभिलेख में। कौथियम लेख जो है वो विक्रमादित्य षष्ठ का है। विक्रमादित्य षष्ठ कौन था चालुक्य शासक था। इसने कहा गया है इसी कौथियम लेख में विक्रमादित्य षष्ठ के जो 59 चालुक्य जो पूर्वज थे उन्होंने अयोध्या पर शासन किया है ऐसी बात की जानकारी हमें कौथियम लेख से प्राप्त होती है। तो ये हमने देख लिया चालुक्यों के और पल्लव्स की। अब बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूटों का जो पहला इंस्क्रिप्शन है वो है अमोघ वर्ष का संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इसमें उसको ग्रेटर सहसांक यानी कि इसमें अमोघ वर्ष को सहसांक से भी ज्यादा पराक्रमी कहा गया। सहसांक उपाधि थी कि किसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की अमोघ वर्ष का संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। दूसरा है कैम्बे और सांगली इंस्क्रिप्शन ऑफ गोविंद चतुर्थ। तो पूछेगा कि कैम्बे और सांगली इंस्क्रिप्शन किसके हैं गोविंद चतुर्थ के। तो गोविंद जब चतुर्थ था ना तभी तो वो कैम्बे आया और सांगली। बाणी डंडोरी राधनपुर और संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो अमोघ वर्ष के हैं इन तीनों इंस्क्रिप्शन से हमें त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। किस किस से वाणी डंडोरी राधनपुर और संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। दूसरा है चोल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे चोल का पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो है तिरुकोइलूर ऑफ विजयालय। विजय आलय का त्रिकोइलूर इंस्क्रिप्शन है जिसमें तंजौर विजय की जानकारी है। तो देखो तिरु में किसकी जानकारी है तंजौर विजय की लेकिन है किसका ये विजय। तो हम कैसे याद कर लेंगे कि तेरी विजय है ना तेरी विजय तिरु विजय तेरी विजय। राजेंद्र चोल का जो इंस्क्रिप्शन है वो है करेंदे। तो इसमें एंद्र आ रहा है एंद करें राजेंद्र करेंद इस तरीके से। तो करेंद कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है राजेंद्र चोल का है। इसमें तो सिन्हाली टेरिटरी यानी कि श्रीलंका है उसके ऊपर श्रीलंका विजय की जानकारी हमें करेंदे से मिलती है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि श्रीलंका पर विजय करेंदे यानी कि करंदे श्रीलंका पर विजय करंदे। इसके अलावा दूसरा इंस्क्रिप्शन है तिरुवलंगाडु इंस्क्रिप्शन। ये भी गंगा वैली एक्सपेडिशन गंगा का अभियान की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तिरुवलंगाडु। तो ऐसे याद करेंगे कि किसी लंगड़ा व्यक्ति ने भी गंगा नदी पार कर ली ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा कन्नर कन्नरवाई जो है वो राजराज के युद्ध एवं अभियान के बारे में जानकारी देता है कन्नरवाई। तो एक तो क्या जानकारी देता है हमें ये पता होना चाहिए वो किस किस रिलेटेड है। तो राजेंद्र करेंदे अच्छा देखो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि राजेंद्र जो थे ना राजा के जो इंद्र थे राजेंद्र जो थे वो कैसे हो गए थे लंगड़े हो गए थे तब भी उसने गंगा को पार कर लिया था। दूसरा है करवाई जैसे करेंदे और करवाई ये दोनों सेम नाम है तो वैसे याद रखेंगे ठीक है। आगे राज अधिराज का मणिमंगलम अभिलेख है। इसमें परफॉर्म किया गया अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ की जितने भी 14 इंस्क्रिप्शन थे उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा अभिलेख है जिससे इस बात की जानकारी मिलती है वो है राज अधिराज का मणिमंगलम अभिलेख। राजराज तृतीय ने ये तिरुवनंतपुरम जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है राजराज तृतीय का। अब देखो तिरु तिरु कई सारे नाम है जैसे तिरुकोइलूर तिरुवलंगाडु और तिरुवेंदीपुरम। तो हमें इसमें कोइलूर से याद करना पड़ेगा ठीक है ना। विजय हुई है किसी कोई विजय हुआ है कोई विजय हुआ तो विजय लाल है। और अगर ये आ जाए तिरुवेंदुपुरम ठीक है ना तो वेंदुपुरम किसका है राजराज थर्ड का है। और तिरुवलंगाडु तो ये हमें पता रहेगा राजन का रहेगा। तो ये थी हमारी जानकारी सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो भी नोन है। अब हम जरा देखेंगे कि कौन सा इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है। अशोक इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था चापड़ ने अंकित करवाया था अंकित करने वाले का नाम है चापड़। मनस्वर जो इंस्क्रिप्शन है कुमारगुप्त थर्ड का वो किया था वत्स भट्टी ने। और जो मनस्वर इंस्क्रिप्शन है यशो वर्मन का मालवा का वो किया था वासुल। तो हमने आज कैसे किया था वर्मन और वासुल या मालवा में भी बा आता है इसमें बा आता है ठीक है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण करवाई थी तलभट्ट ने जबकि भजोलिया जो लेक है सोमेश्वर का वो किसने उत्कीर्ण करवाया था गुणभट्ट ने। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो नागभट्ट का है वो उत्कीर्ण करवाया था बालादित्य ने। तालगुंड जो प्रशस्ति है वो किसके द्वारा कुब्ज की है
हरहार प्रशस्ति जो है वो रवि शांति के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी। कदम्ब राजा मयूर शर्मन की कहानी इसी तालगुंड प्रशस्ति में अंकित की गई है। ठीक है, इसे ताला डाल दिया, कदम कदम पे ताला, इस तरीके से। कुमारपाल की बड़नगर प्रशस्ति श्रीपाल ने अंकित करवाई थी। और जो कुमारपाल कौन है, चालुक्य है, अहिलवाड़ के चालुक्य शासक। इसके अलावा देवपाड़ा जो प्रशस्ति है, जो विजयसेन की, ठीक है ना, देवपाड़ा प्रशस्ति ऑफ विजयसेन, ये किसने, उमापतिधर ने अंकित करवाई थी। तो ये थी हमारा वीडियो, और पूरी जानकारी जितनी जो भी नोन जानकारी थी, अहम थी, मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर के आप तक पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और मेरी मदद करिए ग्रो करने में। थैंक यू।